बच्चों आज हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। फाइनली जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। ठीक है, किस तरह से ट्रेडिंग करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरह से पावर स्टैब्लिश किया उन्होंने। टेरिटरीज जो भारतीय सीमाएं थी, टेरिटरीज थी, वो अपने हाथ में करी। किस तरह से यहाँ के स्टेट्स उन्होंने हासिल किए और कैसे वो पावर में आए, कैसे उन्होंने पावर स्टैब्लिश किया। पूरी यही स्टोरी थी, कैसे वो ट्रेडिंग करने आए थे परमिशन लेके। पहले कैसे उन्होंने पहले बंगाल, फिर कोलकाता, फिर मैसूर, किस तरह से उन्होंने एक एक जो टेरिटरी है सब पे अपनी नजरें डाली, कैसे सबको उन्होंने अपने जाल में फंसाया। अलग अलग वो पॉलिसीज लाते थे, कभी सब्सिडरी एलियंस करके पॉलिसी लाते थे, कभी कोई पॉलिसी लाते थे। ऐसी ऐसी एक्ट्स में जो इंडियन रूलर्स थे उनको फंसाया और फिर कैसे भी वो लोग फिर बैटल कर देते थे उनके साथ। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो ऐसे बैटल कर करके वो इंडियंस को हराते थे, रूलर्स को। और कई बार अगर बहुत पावरफुल रूलर सामने आ जाए तो उनके साथ वो सामने दूसरे इंडियन रूलर्स को अपने पक्ष में करके उनके साथ लड़ते थे, ऐसा भी करते थे वो। तो कैसे भी करके, मतलब आप बोल सकते हो साम धाम दंड भेद, मतलब हर तरह से उन्होंने मतलब उन्होंने बुद्धि का यूज किया, उन्होंने पावर का यूज किया, उन्होंने डरा के पैसे से हर तरह से उन्होंने इंडिया को एक कॉन्कर करने की कोशिश की और वो सफल भी रहे। ठीक है, मतलब हाँ, आप पढ़ते हो 100 साल तक हम गुलाम रहे। इंडियंस वर मतलब अंडर ब्रिटिशर्स फॉर 100 years। ठीक है, सो अब एंडिंग क्या है, इसकी कंक्लूजन क्या। चैप्टर तो आपने पूरा रीड कर लिया और आपने देखा किस तरह से बंदी बनाते थे इंडियंस को, किस तरह से कैप्चर किया। अब कंक्लूजन क्या है चैप्टर का, सो वी विल रीड द कंक्लूजन टुडे एंड एंड इट हियर ओनली। सो पेज 23 पे है कंक्लूजन इस चैप्टर का। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आई थी। इट केम एज अ ट्रेडिंग कंपनी और वो एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। मतलब कॉलोनीज क्या होता है, जब कोई दूसरा देश आके एक देश पे आके अपना कब्जा करता है उसे कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, सो और टेरिटरी इंडिया की टेरिटरी। ठीक है, सो एक ट्रेडिंग कंपनी से वो एक टेरिटोरियल पावर बन गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। अब ये जो इन्होंने कॉन्करिंग की जो ये चालू की थी, इन्होंने जो अपनी ये मतलब इंडिया में टेरिटरीज जीतना चालू किया था, उनको अपना गुलाम बनाना चालू किया था, उसमें 19th century के स्टार्टिंग में जो स्टीम इन्वेंट हुई थी। ठीक है, 19th century के स्टार्टिंग में जो स्टीम टेक्नोलॉजी आई थी इंडिया में, तो उसकी वजह से स्टीम इंजिन्स चलने लगी, स्टीम शिप्स चलने लगी। तो ब्रिटिशर्स के लिए और आसान हो गया। जो पहले उनको महीनों महीनों लग जाते थे इंडिया आने इंग्लैंड से, अब वो 3 हफ्ते के अंदर इंडिया आ जा सकते थे। वो अभी पूरी पूरी अपनी फैमिलीज लाने लगे यहाँ पे, उनकी फैमिलीज यहाँ आके रहने लगी। ठीक है, तो कैसे रहने लगी, क्योंकि उनको अब यहाँ पैसा मिला, पावर मिला। इंडियन किंग्स को लूट के उनका पैसा लूट रहे थे, पावर भी उनके हाथ आ गया था। उन्होंने अपनी जो सेनाएं, आर्मीज तैयार कर ली, तो वो ऐसे लूटने लगे। और तो उनको लगा भाई अब इससे अच्छी लाइफ तो और कहाँ मिलेगी। ठीक है, यहाँ लूट के बस आप कमा रहे हो, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लैंड में। तो उन्होंने मतलब लूटा उनको, उन पे राज किया। तो वो अपनी फैमिलीज को भी 3-3 हफ्ते के अंदर ला लेते थे यहाँ। मतलब उनको ऐसे ट्रैवल करना मुश्किल लगे फैमिली के साथ, पर उनको तो आसान लगता था, क्योंकि 3 हफ्ते की ट्रैवलिंग के बाद इंडिया ही आ जाना है और फिर वहाँ सेटल ही। तो मतलब उन्होंने पहले खुद कॉलोनीज बनाई यहाँ आके और फिर पूरी फैमिलीज के साथ आके यहाँ सेटल ही हो गए। ठीक है, टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months। अगर पहले स्टीम इंजन, स्टीम शिप्स के आने से पहले, स्टीम शिप्स मतलब जो स्टीम पे चलती है शिप्स,
उनके आने से पहले जब वो इंडिया आना चाहते थे उनको 8 महीने लग जाते थे, मतलब एक पूरा साल लग जाता था। पर जैसे स्टीम शिप्स इन्वेंट हुई 19th सेंचुरी में, वो आराम से मतलब आ जाते थे पूरी पूरी फैमिलीज लेके, ठीक है। तो 1857 में बाय 1857 में आपने पढ़ा भी था, छोटे मोटे रिवॉल्ट्स हुए पर ब्रिटिशर्स को खास फर्क नहीं पड़ा उन रिवॉल्ट्स का। सो 1857 में उन्होंने 63% ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की 63% जागीर पे अपना हक कर लिया था। अगर आप बोलो इंडिया की जमीन 100% है तो उसकी 63% टेरिटरी पे तो सिर्फ ब्रिटिशर्स का हाथ था। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करो, अगर आप कहो 100% इंडियन पॉपुलेशन है तो उसमें से 78% पॉपुलेशन को उन्होंने अपना गुलाम कर लिया था, मतलब उतनी टेरिटरीज के उतने लोगों पे उनका हक था, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट उन्होंने इंडिया को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर कर दिया था, मतलब उन्होंने अपना राज स्थापित कर दिया था पूरी इंडिया पे, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने पूरी तरह से इंडिया को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपनी साख जमाई, आए थे बिजनेस करने और कैसे पूरी कंट्री को ही अपना गुलाम बना लिया, लूट लिया। 100 साल तक ब्रिटिशर्स के अंडर रहे हम इंडियंस, हमारा मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम शोषण हुआ। मतलब लिटरली जो अमीर थे उन्हें लूट लिया गया, मतलब लूट ही लेते थे, राजा जैसा कुछ रहा ही नहीं क्योंकि खाली कर दिया उन्होंने राजाओं को भी। तो जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उन्होंने उसको बेड़ियों में ही जकड़ लिया, ठीक है। सो इसमें कहीं ना कहीं हम इंडियंस की भी फॉल्ट है। पहले तो हमें एक बाहर के देश के एंट्री नहीं देनी थी, एंट्री दे दी तो जितना वो इंटरफेरेंस कर रहे थे, ठीक है। आपके घर कोई मेहमान आता है, ठीक है, वो आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आप उसको इज्जत दे रहे हो, मान दे रहे हो, पर मेहमान तो मेहमान होता है, उसको कुछ दिन रह के उसको चले जाना होता है। पर ब्रिटिशर्स तो मतलब ना जाने वाले मेहमान बन गए, ठीक है। और हम उनको हमने पूरी अथॉरिटी दे दी, भाई हमारे घर में तुम डिसीजन लो, हाँ तुम हमारे घर में चेंजेस करके जाओ। मेहमान को इतना पावर नहीं देना होता है, तो ब्रिटिशर्स को उतना पावर हम इंडियंस ने उस टाइम दे दिया कि भाई आप राजाओं में भी इंटरफेयर करो, आप उनके सब्जेक्ट्स में मतलब प्रजा में भी इंटरफेयर करो, आप पॉलिसियां बनाओ, रूल बनाओ। आप बाहर के इंसान को इतना रूल, इतनी अथॉरिटी कैसे दे सकते हो? तो ये दूसरी गलती थी इंडियंस की। पहली गलती उनको एंट्री देना थी, दूसरी गलती अगर वो एंटर हुए भी उनको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद उनको वापस भेज देना था कि भाई तुमने हमसे कमा लिया, आप निकलो, ठीक है। तो मतलब उन्होंने इंडियंस नहीं, उनसे बस नहीं हो पाया, इंडियंस ने उनको जमने दिया। और तीसरी ये भी थी कि हमारे इंडियंस में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, मतलब फूट डालो और राज शासन करो। इंडियन किंग्स में ही वो आपस में लड़वा देते थे इधर की उधर करके। सो एक ये भी कारण था, हमारे में खुद में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। खैर ये इन गलतियों की वजह से इंडिया लुट गया, मतलब इंडिया पहले डेवलप्ड कंट्री था, डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, पैसा नहीं है इंडिया में इतना। और दूसरा इंडिया भी लुटा, और जो 100 काले साल थे, ठीक है, इतने सारे रिवॉल्यूशनरीज की डेथ हुई, इतने स्वतंत्रता सेनानी वहीं मर गए, बहुत मतलब एक इंडियंस की अपने ही देश में खराब हालत थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अभी हम करेंगे इसके मैच द फॉलोइंग, ठीक है। सो पेज 24 पे मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ। मैं आपको हर बार ही बोलती हूँ एक्सरसाइज में जो भी ऑब्जेक्टिव्स करवाती हूँ वो आप अपनी टेक्स्ट में ही किया करो और उसी के ही फोटो भेजा करो। पर मेरे को लगता है आप में से कुछ महान बच्चे हैं जिनसे इतना भी नहीं होता है कि टेक्स्ट बुक बैग में से निकालें। तो बच्चों टेक्स्ट बुक निकाल लो बैग में से, पेंसिल यूज करो और उसी में ऑब्जेक्टिव्स आपकी टेक्स्ट में ही खत्म करो, ठीक है। सो यहाँ पे हम पेज 24 में क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। पेज 24 में क्वेश्चन 1 मैथ्स का फॉलोइंग है और ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 है,
दीवानी, दीवानी का मतलब क्या है? तो दीवानी को किसके साथ मैच करोगे? तो दीवानी के साथ राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है जिसमें आप टैक्स ले सकते हो। दीवानी का मतलब राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। ये हम एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड, टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। क्यों टीपू सुल्तान? अच्छा मेरे को बताओ क्यों कहा जाता है? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है? लायन क्यों नहीं कहा जाता है? लायन भी तो कह सकते हैं। उसके पीछे एक स्टोरी है। एक बारी वो आपने इतना तो पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि टीपू सुल्तान फ्रेंच वालों के नजदीक आ गए थे, मतलब फ्रांस के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे। उनको ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड वालों से बिजनेस नहीं करना था, तो इसीलिए भी मतलब जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने उनसे लड़ाई की। तो एक बारी वो अपने एक फ्रांस के दोस्त के साथ, फ्रेंच फ्रेंड के साथ उस जंगल में शिकार करने गए, ठीक है। उस टाइम राजा महाराजा शिकार करने जाते थे, वो अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ शिकार करने लग गए, ठीक है। तो मतलब वो एक बंदूक लेके गए थे, तो सामने टाइगर आया, तो जैसे ही वो बंदूक चलाने गए तो वो उनकी मतलब गोली चली नहीं, बंदूक खाली थी, ठीक है। फिर एक हथियार था उनके हाथ में, एक हथियार आया उनके हाथ में, वो हथियार भी छूट गया। अब वो बिल्कुल अनआर्म्ड थे, मतलब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था और सामने टाइगर था। तो उन्होंने जैसे तैसे टाइगर को लड़ाई की, फाइटिंग की टाइगर के साथ, और जैसे तैसे उनका वो गिरा हुआ हथियार उन्होंने उठाया और टाइगर को मारा, ठीक है। तो इसीलिए तब से उनको टाइगर कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर, मतलब टाइगर से भी जो लड़ जाए, ठीक है, वो खुद टाइगर कहलाए ना। सो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है इसलिए। इसके बाद फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत को हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, ठीक है। फौजदारी अदालत, रानी चन्नम्मा। तो ये रानी थी किट्टूर। किट्टूर को आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। सिपाही, सिपाही मतलब सिपॉय। सिपाही हिंदी मतलब इंडियन शब्द है, और सिपॉय एक ब्रिटिश इंग्लिश शब्द है। सिपाही, सिपॉय। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। The British conquest of Bengal began with the Battle of Plank. बंगाल कैसे जीता ब्रिटिशर्स ने, कैसे चालू किया जीतना पूरा बंगाल? तो उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी की थी, ठीक है, प्लासी। सो ए में आएगा प्लासी। डी, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ ब्लैंक। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के रूलर्स थे? मैसूर के। डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी थी कि भाई अगर आपके पास अपना बेटा नहीं है, ठीक है, तो वो आपका राज्य ऑटोमेटिक ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। ये पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी लाए थे। डी, मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द ब्लैंक पार्ट ऑफ इंडिया। मराठास कहाँ थे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आप मराठा, ठीक है, मराठा पावर वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में थे। आज भी आपको पता है ना, महाराष्ट्र पुणे इस साइड पे मराठी ज्यादा है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 3, ट्रू और फॉल्स।
द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, जो मुगल एम्पायर है वो 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्ग हो गया। सो दैट इज फॉल्स, नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ उस टाइम, उल्टा वीक हुआ, सो फॉल्स। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही बिजनेस किया था इंडियंस के साथ, नहीं फ्रांस वाले भी आए थे, बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी आई थी, पर ईस्ट इंडिया कंपनी तो एकदम जम गई, छोड़ के ही नहीं गई ऐसा। सो फॉल्स, मतलब और भी देश आते थे इंडिया के साथ बिजनेस करने। महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, दैट इज अ ट्रू थिंग, सो यस ट्रू। D. The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. मतलब जो राज्य ब्रिटिशर्स जीत लेते थे वहां पे कुछ बदलाव नहीं करते थे, फॉल्स। वहां पे तो और बदलाव करते थे, नई नई पॉलिसीज लाते थे, सो फॉल्स। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप नोटबुक ही खोलना, वो टेक्स्ट बुक में नहीं कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक में जगह ही नहीं होगी इतना लिखने की। ठीक है, सो अब 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं लेट्स डिस्कस के अंदर, तो वो आपको नोटबुक में ही लिखने पड़ेंगे। सो ओपन योर नोटबुक एंड राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? What attracted European trading companies to India? इंडिया आने के लिए जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्यों इंडिया आके बिजनेस क्यों करना चाहते थे? क्यों? ये सारी ट्रेडिंग कंपनियां जो बिजनेस कंपनियां थी, ले बेच का काम करती थी, वो इंडिया में क्यों इंटरेस्टेड थी? व्हाट इज द आंसर? सो द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स, वो नई जगह ढूंढ रही थी। The European trading companies were looking for new lands, मतलब वो लोग नए लैंड्स नई जमीनों की तलाश में थे, नई कंट्रीज के तलाश में थे। फ्रॉम वेयर दे कुड बाय गुड्स एट अ वेरी लो प्राइस, मतलब कम दाम पे खरीद पाए और वापस यूरोप में आके बेच पाए। ठीक है, फ्रॉम वेयर दे कुड बाय गुड्स एट अ वेरी लो प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, बहुत कम दामों में आके भाई सामान खरीद पाए और बेच पाए। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और वापस उसको यूरोप जाके बेच पाए। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, ठीक है, और वापस यूरोप में जाके बेच पाए। To sell at higher prices, to sell at higher prices, ठीक है। और दूसरी चीज, जो कॉटन और सिल्क था इंडिया में जो बनता था, वो यूरोप में बहुत फेमस था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो स्पाइसेस थे, क्लोव, कार्डमम, पेपर, सिनेमम, वो भी बहुत डिमांड में थे। सो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज का इंडिया की तरफ झुकाव बहुत था बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, सो मोर ओवर द फाइन क्वालिटीज ऑफ सिल्क एंड कॉटन
produced in India had a huge market in Europe. Clove, cardamom, पेपर एंड सिनेमम, ये सारे मसालों के नाम हैं। टू वर इन ग्रेट डिमांड। So therefore European trading countries were attracted towards India, इसलिए अट्रैक्शन बढ़ गया। So European trading companies were attracted towards India। ठीक है, तो इस तरह से यूरोपियन कंट्रीज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। ठीक है, तो क्या कारण था? जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो नए लैंड्स के लिए तलाश कर रही थी, जहां से वो नई कंट्रीज तलाश कर रही थी जहां से कम दामों में चीजें खरीद के यूरोप में जाके हाई दामों पे बेच पाए। इसके अलावा इंडिया की जो सिल्क थी और कॉटन थी वो बहुत अट्रैक्ट करती थी, वो बहुत सुंदर थी। इसके अलावा हमारे जो मसाले थे वहाँ जो बाहर के देश हैं उनकी भी डिमांड थी। क्लोव हुआ, कार्डामम हुआ, पेपर हुआ, सिनेमम हुआ। तो इस तरह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए अट्रैक्ट हुई। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन 4 ऑफ लेट्स डिस्कस। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन 5 करते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन 5 देखते हैं। व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाबों के साथ बिजनेस करने आई तो दोनों में झगड़ा किस बात का था? किस किस बात पे दोनों में झगड़ा हुआ? सो क्वेश्चन 5, व्हाट were the areas of conflict, किस बात का झगड़ा था? between the Bengal Nawabs and the East India Company। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट थे दोनों में? जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में झगड़े किस बात के थे? वो पहला झगड़ा था कि कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब जो ऑफिसर्स थे, वो बिना टैक्स भरे चीजें यहाँ से ले जाते थे। तो इससे बंगाल के टैक्स में बहुत नुकसान पड़ा, रिवेन्यू में नुकसान पड़ा। मतलब थोड़ी परमिशन थी कि आप भाई बिना टैक्स भरे कंपनी जा सकती है, पर वहाँ उसके ऑफिसर्स भी ऐसा करने लग गए। ठीक है, सो पहला, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी who traded privately refused to pay taxes which caused loss of revenue।
इससे उनके पैसे में कमी आई, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स ही नहीं भर रहे थे तो बंगाल को नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट, कंपनी क्या करने लगी, फोर्टिफाई करने लगी, मतलब किले बनवाने लगी, घर बनवाने लगी, तो राजा को वो बात भी अच्छी नहीं लगी, ठीक है। सो द कंपनी started to fortify its settlements. कंपनी मतलब अपने लिए घर बनवाने लग गई, तो राजा ने वो रुकवा दिए, मतलब फोर्टिफिकेशन में भी, मतलब किले वगैरह भी बनाने लग गई, तो वो भी राजा को पसंद नहीं आया। सो द किंग ordered it to stop any fortification. नेक्स्ट, नवाब था, उसने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया। जो नवाब ऑफ बंगाल था, कंपनी कंसेशन मांग रही थी, कंपनी थोड़ी सी डिस्काउंट या छूट मांग रही थी, तो कंप्लीटली मना कर दिया। कंपनी कॉइन्स भी बनाना चाहती थी, नवाब ने उसके लिए भी मना कर दिया, ठीक है। सो द नवाब डिनाइड कंसेशंस टू द कंपनी, मतलब वो डिस्काउंट मांग रहे थे, वो मना किया। और कंपनी अपने कॉइन्स बनाना चाहती थी, वो भी मना किया। द नवाब डिनाइड द कंपनी एनी राइट्स टू मिंट देयर ओन कॉइन्स, सिक्के बनाने से भी मना कर दिया। और वो उनसे बहुत ज्यादा ट्रिब्यूट्स, मतलब ज्यादा टैक्स लेने लगा नवाब। द नवाब डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स against the company's right to trade. बंगाल मतलब बंगाल was deprived of huge amount of money revenue by British, undermined the authority of Nawab. It was refusing to writing distress and trying to humiliate Nawab. और क्या करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, तो भी बिना बताए मतलब चीजें खरीदते बेचते थे, तो टैक्स ही नहीं देते थे, और उनको डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते थे नवाबों को, उनको एक तरह से बेइज्जती करते थे, तो ये सारी चीजें कारण बनी, ठीक है। सो द कंपनी was refusing to pay taxes, अब वो टैक्स भरने से भी मना करती थी। The company was writing disrespectful letters
trying to humiliate the Nawab तो ये सारे कारण थे कि भाई दोनों में झगड़े हुए। सो ये सारे कारण थे। सो दीज वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दीज वर these were the areas of conflict, यही झगड़े का कारण था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद between the Bengal of Nawabs, Bengal Nawabs and the East India Company। Question 6. How did the assumption of Diwani benefit the East India Company? ये जो दीवानी जो राइट्स थी, दीवानी अभी अभी हमने मैचेविक में भी पढ़ा। दीवानी का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है, जमीन के ऊपर टैक्स लेना। इससे ब्रिटिश को क्या फायदा हुआ, ठीक है। सो क्वेश्चन 6, हाउ डिड the assumption of Diwani benefit the East India Company, benefit the East India Company। आंसर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने दीवानी राइट्स लिए बंगाल में 1765 में, उनको ये राइट टू कलेक्ट टैक्सेस 1765 में मिले। द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल in 1765, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उनको 1765 में दीवानी राइट्स मिले और उन्होंने कंपनी को अलाउ किया कि भाई आप बंगाल के रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अर्ली 18th सेंचुरी कंपनी ने अपनी ट्रेड बढ़ा दी और उनको इंडियन गुड्स खरीदने पड़ते थे। It was forced to buy most of Indian goods with gold, silver imported. It was so because they had no goods to sell in India. The finance of the company. तो दीवानी राइट्स उनको 1765 में मिली। इसके बाद कंपनी ने अपना जो है ट्रेड बढ़ा दिया इंडिया के साथ, ठीक है। दीवानी राइट्स allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal for its advantage। ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली 18th सेंचुरी में कंपनी का ट्रेड इंडिया के साथ एक्सपांड हुआ, ठीक है, बढ़ा। सो इसी वजह से बढ़ा, ठीक है। सो फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी the company's trade with India expanded। The company's trade with India expanded। कंपनी का जो ट्रेडिंग था इंडिया के साथ वो बढ़ता गया, ठीक है।
revenue of Bengal could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain the और जो वो बंगाल से कंपनी रेवेन्यू लेती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिला था राइट, दीवानी राइट, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करती थी उसी से ही वो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल इंडिया की ही खरीद के वो बाहर अपने देश में, मतलब इंडिया के पैसों से इंडिया का ही सामान खरीद के वो बाहर बेचती थी। और अपने जो कंपनी के ट्रूप्स थे, जो उसने आर्मी रखी हुई थी राजाओं से लड़ने के लिए, उसको भी मेंटेन करती थी और अपने फोर्ट बनाती थी, ऑफिसेस बनाती थी, मतलब उसी से ही सारा काम चलता था बंगाल के रेवेन्यू से। सो रेवेन्यू ऑफ बंगाल could be used to purchase cotton and silk textiles in India. और maintain the company troops and meet the cost of building the company's fort and offices at Calcutta। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी क्या करती थी, कंपनी बिल्डिंग बनाने में जो कॉस्ट लगता था वो वही पैसा यूज करती थी ऑफिसेस बनाने में कलकत्ता में। कंपनी स्टार्टेड टू स्ट्रेंथन इट्स विद द दीवानी एंड विद इन अ शॉर्ट इट कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। मतलब ये दीवानी राइट्स थे, ये जो दीवानी राइट्स से ही उसने अपना पावर फैलाना चालू किया और फाइनली पूरा इंडिया कॉन्कर कर लिया। ठीक है, सो विद दीवानी राइट्स company expanded its power and finally conquered the whole India। ठीक है, तो यहाँ देखो आप किस तरह से है ये आंसर। तो पहले तो झगड़े क्या थे बंगाल और उसके राजाओं के, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने टैक्सेस देना मना कर दिया, तो इससे बंगाल को बहुत नुकसान हुआ। कंपनी ने किले बनाना चालू कर दिया और राजा ने मना कर दिया, क्योंकि उस टाइम राजा बनाते थे किले, राजाओं के लिए मान की बात थी। दूसरे बाहर के देश का आके बनाए तो वो राजा को पसंद नहीं था। नवाब ने मना कर दिया कि हम कोई कंसेशन नहीं देंगे, तुम्हें डिस्काउंट वगैरह नहीं देंगे। नवाब ने मना कर दिया कि हम आपको अपने सिक्के नहीं बनाने देंगे, वो अपने सिक्के बनाना चाहते थे इंडिया में। नवाब ने उनको बोला कि अगर तुम्हें ट्रेडिंग राइट कंटिन्यू करनी है, हमारे साथ बिजनेस करना है, तो हमें अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। कंपनी को वो भी नहीं पसंद था। और फिर कंपनी इसलिए गुस्से में नवाब को डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स, खराब लेटर्स लिखती थी, जिससे नवाब की बेइज्जती हो, ठीक है, ह्यूमिलिएशन हो। तो ये सारे ही मतलब उनके झगड़े के कारण थे ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच। सो अभी दीवानी राइट मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे क्या फायदा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स बंगाल में 1765 में मिले। दीवानी राइट्स ने कंपनी को अलाउ किया कि वो बंगाल के रेवेन्यू, बंगाल का रेवेन्यू वो ले। तो 18th सेंचुरी से ही कंपनी ने अपनी फिर ट्रेडिंग बढ़ा दी, क्योंकि दीवानी राइट्स मिल गई, उसने ट्रेडिंग बढ़ा दी। बंगाल का रेवेन्यू कंपनी कॉटन सिल्क खरीदने में यूज करती थी, अपने कंपनी के ट्रूप्स मेंटेन करने में, मतलब उसकी आर्मी में जो खाना पीना सब। और उसके बाद कंपनी का जो भी किले बनते थे, फोर्ट्स वगैरह बनते थे, वो भी इसी से ही मेंटेन होता था। ऑफिसेस बनाती थी कंपनी बंगाल के पैसे से कलकत्ता में। दीवानी राइट्स से ही कंपनी ने अपना पावर एक्सपांड किया और फाइनली पूरी इंडिया को जीत लिया। ठीक है, सो
मतलब इन एंड ऑल आप देख सकते हो एक स्टार्टिंग मिली, खाली ये जो कंपनी को एक स्टार्टिंग शुरुआत दे दी, यहाँ के राजाओं ने घुसने की खाली शुरुआत दी, थोड़ी सी ढील दे दी और कैसे पूरा इंडिया ही गुलाम बन गया। ठीक है, सो ये आपके लिए भी एक लेसन है। आप आपकी पर्सनल लाइफ में भी डोंट अलाउ एन आउटसाइडर टू मतलब टू रन योर लाइफ। आपकी लाइफ कोई और ना चलाए, आप किसी और के हिसाब से ना चलें। आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके मदर फादर को आप ट्रस्ट करें, उनके हिसाब से चलें। पेरेंट्स हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। बाकी किसी ऐसा कोई खराब दोस्त मिल जाए, खराब सहेली मिल जाए, उसके चक्कर में पड़ के आप ऐसा नहीं करने का। जस्ट ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ओबे देम। ठीक है, बाकी फिर बाकी लोग तो सिर्फ अपने फायदे के ही सोचते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फायदा सोचा, इंडिया का नुकसान, इंडिया को गुलाम बना के रख दिया। ठीक है, सो विद दिस आई एम एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। अभी भी थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स रहे हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू।